20 हाफ एन आवर डिस्कशन श्री नरेश पुगलिया। संक्षेप में 15 मिनट। अध्यक्ष जी आपके 10 मिनट पे करिए। थैंक यू। ये हाफ एन आवर डिस्कशन के लिए जो आपने पावर थेफ्ट परमिशन दी है, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे और सदन से एक अपेक्षा भी रखते हैं। क्वेश्चन आवर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं मिलता है, उसका हाफ एन आवर के लिए आप इजाज़त चेयर से देते हैं और उसका 5:30 बजे उस पर डिस्कशन रखा जाता है। लेकिन कई बार ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आखिरी में लेकर उसकी गंभीरता, उसका महत्व कम कर दिया जाता है। तो मेरी आपके माध्यम से सरकार से और आपसे भी अपील रहेंगी कि इसका एक तो समय बदल दिया जाए, कॉलिंग अटेंशन के तरह इसको भी क्वेश्चन आवर के बाद दिया जाए। बोलिए ना, उस सभा की सहमति से होता है, जो कुछ भी होता है। लेकिन विषय बोलिए। ये पावर थेफ्ट के विषय में देश का एक जो गंभीर विषय है और ख़ास करके हमारे मंत्री महोदय और मंत्री महोदया दोनों महाराष्ट्र से आते हैं और महाराष्ट्र राज्य पावर जनरेशन में हमेशा आगे रहा है और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पावर के ये इम्पोर्टेंट सेक्टर में हमारे दोनों मंत्री महाराष्ट्र से लिए, मंत्री और राज्य मंत्री। मैं एक चीज़ जो हमारे सत्ता पक्ष के सदस्य उनसे कहना चाहूँगा कि वो हमेशा कहते कि 50 साल में इस देश में क्या हुआ। हमेशा उनकी एक आवाज़ उठती है कि 50 साल में इस देश ने कुछ नहीं किया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, इस देश में 854 मेगावाट बिजली पैदा होती थी और आज इस देश के अंदर आज़ादी के 54 साल बाद 1,03,134 मेगावाट बिजली हम पैदा करते हैं, जिसमें कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से हम 25,574 और थर्मल पावर से 73,273 मेगावाट और न्यूक्लियर से 2,860 और विंड से हम 1,426 मेगावाट, ऐसा कुल मिलाकर 1,03,134.6 मेगावाट बिजली इस देश में हम पैदा करते हैं। फिर भी आने वाले 10 साल में हमारी जब तक के 11वीं पंचवार्षिक योजना जब आ जाएंगी, उस समय हमें आने वाले 2012 तक के 1 लाख मेगावाट बिजली की इस देश में और आवश्यकता रहेंगी और उस 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए और उसके ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 8 लाख करोड़ की उसकी आवश्यकता है। किंतु एक बात मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूँगा कि 9th प्लान में हमें 40,000 मेगावाट का टोटल हमने उसका टारगेट रखा था। उसमें से 28,000 मेगावाट हम लोग बिजली बना सके, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से देश का इतना महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होने की वजह से कि जिस माइक से हम आज बोल रहे हैं, अगर यहाँ बिजली नहीं हो तो हम इस पार्लियामेंट में काम भी नहीं कर सकते, अपने विचार भी नहीं रख सकते। तो हर चीज़ में, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बिजली का एक अपना महत्व है। लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट इसे गंभीरता से न लेते हुए इस डिपार्टमेंट को एक कमज़ोर डिपार्टमेंट पिछले 3, 4, 5 साल में बना दिया गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में जो हमारा 16th इलेक्ट्रिक पावर सर्वे एंड एस्टिमेटेड एडिशनल जनरेशन का जो उन्होंने ये किया है इलेक्ट्रिक पावर सर्वे ने, उसके माध्यम से उन्होंने आवश्यकता जो बताई है 1 लाख मेगावाट की 2012 तक, उसमें 60% थर्मल पावर और 40% हाइड्रो पावर का उनका उद्देश्य है। हाइड्रो पावर के बारे में मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट आप देश में लें और ख़ास करके एनटीपीसी के माध्यम से देश में जो जाल बिजली उत्पादन का बनाया है, उसके माध्यम से भी काफ़ी बिजली हमारा एनटीपीसी जो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, उसको भी और मजबूत बनाने की आवश्यकता है।
ये सब करते समय मैं आपके माध्यम से एक चीज़ कहना चाहूँगा मंत्री महोदय, एक तरफ हम बिजली राज्य सरकारों को देते हैं, उनसे पैसा प्राप्त नहीं होता है, 22 हज़ार करोड़ एनटीपीसी को राज्य सरकारों से लेना है। जिस कोल इंडिया कंपनी से हम कोल लेते हैं, उनको पावर स्टेशन समय पे पैसा न देने की वजह से कोल इंडिया या उनकी सिस्टर कंपनीज वो भी तकलीफ में आई हैं। और इसका कारण मेन अगर कारण है तो हमारी राज्य सरकारें है। राज्य सरकारें जो भी सब्सिडी देती है, चाहे वो फार्मर्स पे रहे या किसी पे रहे, तो आने वाले समय पे आपको उसको कैश पेमेंट लेकर ही अगर आप बिजली देते हो राज्य सरकारों को, तो ही इसमें हम लोग पावर के सेक्टर में, क्योंकि जैसी जैसी बिजली के दाम आप बढ़ाते जा रहे हैं वैसी वैसी बिजली की थेफ्ट बढ़ती जा रही है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं जिस चंद्रपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ, एशिया का सब में बड़ा पावर स्टेशन मेरे चंद्रपुर में है। 2340 मेगावाट बिजली हम एक एशिया के सब में बड़े पावर स्टेशन से बनाते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी उस समय उसका उद्घाटन हुआ था 1984 में। और उसी माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ आपके कोल कंपनीज होती है, जहाँ कोल है वहाँ पावर स्टेशन होना चाहिए। मंत्री महोदय, आप बिहार से आते हैं, आपका एरिया वो कोल वाला अलग चला गया है, लेकिन जहाँ कोल है वहाँ पावर स्टेशन होते नहीं हैं। तो हम एक चीज़ आपसे कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में मंत्री महोदय इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जहाँ कोल है वहीं पावर स्टेशन हो, क्योंकि कम से कम दाम में अगर बिजली बनती है तो देश में जो महंगाई बढ़ रही है, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, अनाज में हो, कपड़े में हो, जो भी महंगाई बढ़ती है उसका सीधा संबंध पावर से होता है। अब जब पावर महंगा होता है तो चोरी बढ़ जाती है। और ख़ास करके जितने कैप्टिव पावर प्लांट है जो बड़े इंडस्ट्रीज ने, कोल इंडस्ट्री ने लगाए अध्यक्ष महोदय, उसमें बिजली आज भी 1 रुपया 10 पैसा 20 पैसा मेगावाट से बनती है, 1 रुपया 10 पैसे से 20 पैसा मेगावाट। लेकिन हमारे स्टेट के जो पावर प्लांट है वो बिजली की उनकी उत्पादन कॉस्ट ही उसकी 3 रुपये के ऊपर जाने की वजह से वो 4 और 5 रुपये की 4 रुपये के ऊपर बिजली हमारे इंडस्ट्रीज को या डोमेस्टिक यूज में देते हैं। तो मेरा मुख्य कहने का तात्पर्य यह है कि अगर बिजली की चोरी अगर आपको रोकनी है तो कम से कम दाम में इसको जनता तक आपको पहुंचाना होगा, उपभोक्ता तक इसको आपको पहुंचाना होगा। देश में आज भी 1.5 लाख मेगावाट की कैपेसिटी हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की हो सकती है, जिसका हमने सिर्फ 17% उपयोग किया है। और ख़ास करके आपका जो PLF है, प्लांट लोड फैक्टर में भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। जो ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट का तो 72% है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का आज भी 65% होने की वजह से ओवरऑल परसेंटेज उसका 68.4% इसका PLF आ रहा है। इसमें भी आपको सुधारना करनी होगी। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस के माध्यम से भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसमें 26.45% आज भी आपके ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस है। और एक तरफ आपने उस दिन प्रश्न के उत्तर में कहा था कि किसान लोग बिजली की चोरी करते हैं। इस बात से मैंने कहा था किसान लोग ही चोरी करते, गलत है, ये कहा था मैंने, तो एक शायद आपको गलतफहमी हुई है। मैंने कहा था कि किसान लोग ही चोरी करते, उसकी वजह से समस्या, ये बात सही नहीं है। वो अगर ऐसा नहीं कहा तो मैं आपका स्वागत करता हूं, लेकिन इस देश का किसान बिजली की चोरी नहीं करता, लेकिन वो अपने राज्य सरकारों से अपेक्षा करता है कि कम से कम दाम में उसको बिजली मिले। क्योंकि आज किसानों की हालत ये हो गई है कि बिजली के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और राज्य सरकारों को भी सोचना चाहिए कि बिजली अगर हम किसान को कंसेशन रेट में देते हैं तो उसकी सब्सिडी उस पावर प्लांट को, चाहे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हो या सेंट्रल के हो, उनको कैश पेमेंट उसी साल में करना चाहिए। और उसी प्रकार से ये कैप्टिव पावर प्लांट के लिए जो परमिशन देने की बात मैं आपसे दोहराना चाहूँगा कि जितनी भी आपकी कोर बड़ी इंडस्ट्री है, स्टील है, सीमेंट है, पेपर है, उस इंडस्ट्री को अगर वो अपना कैप्टिव पावर प्लांट लगाना चाहते हैं, उदाहरण के तौर पे सीमेंट इंडस्ट्री का मैं उदाहरण दूंगा। मेरे डिस्ट्रिक्ट में 4 सीमेंट के बड़े प्लांट है। L&T का सीमेंट प्लांट 3 करोड़ रुपए प्रति माह घाटे में चल रहा है, लेकिन जो बिजली उत्पादन करता है उसमें बिजली के उनके जो 46 मेगावाट का जो अपना उनका कैप्टिव पावर प्लांट है उसमें 4.5 करोड़ पर मंथ कमाता है। तो 3 करोड़ सीमेंट में लॉस देने के बाद भी बिजली में जब 4.5 करोड़ की बचत होती है तो उसको 1.5 करोड़ रुपया बिजली के कारण वो प्रॉफिट में आता है। तो देश में राज्य सरकारों की या बिजली बोर्ड की इजाजत लिए बगैर डायरेक्ट इंडस्ट्री को कैप्टिव पावर प्लांट लगाने की आपने इजाजत देनी चाहिए, ताकि हमारा NTPC या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो बिजली उत्पादित होती है वो किसानों को, डोमेस्टिक यूज करने वालों को डायरेक्ट उसको हम दे सके। उसी प्रकार से पावर थेफ्ट के बारे में
आपने कौन कौन से प्रिकॉशन लिए उस बारे में मैं आपसे जानकारी चाहूँगा, क्योंकि इसमें एक तो थेफ्ट जो होती है मीटर टेम्परिंग के कारण भी होती है, डिफेक्टिव मीटर के कारण भी होती है, रीडिंग में जो एरर्स होते हैं उसके कारण भी होती है। और उसी प्रकार से मैं महाराष्ट्र का उदाहरण देना चाहूँगा। अकेले महाराष्ट्र में अध्यक्ष महोदय 1,28,000 उपभोक्ता है, कंज्यूमर्स है इसके, और इसमें 1 करोड़ 28 लाख, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ 28 लाख उपभोक्ता अकेले महाराष्ट्र में है। और इसमें 1 करोड़ 16 लाख ऐसे उपभोक्ता है जिनको कम दाम में बिजली सप्लाई की जाती है, उनको उसकी सब्सिडी दी जाती है, और उसी के कारण सस्ती बिजली जिसको भी दी जाती है वो थोड़ा अपना फालतू भी उसका खर्चा करता है। तो इसमें अगर हमने किसानों को फ्री में या कम रेट में भी बिजली अगर दी तो मीटर सिस्टम सबको आपको कंपलसरी करनी होंगी, ताकि हमने पावर सप्लाई उसने कितना कंज्यूम किया है और कितने उसको हमने सब्सिडी दी उसका ब्यौरा भी हम लोगों को मिल सके। इसलिए मीटर कंपलसरी आपको हर एक को करना चाहिए। इसमें आपका विजिलेंस कोर्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एमएसईबी ने किया, इसी प्रकार से विजिलेंस कोर्ट की आपकी इसमें ये पावर थेफ्ट को रोकने के लिए क्या योजना है उसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगा। और दूसरा, आज का जो हमारा ये थेफ्ट प्रिवेंशन लॉ जो है उसमें कुछ कमी होने के कारण जनता पे उसका डर नहीं है। कई लोग उसमें डायरेक्ट, खास करके नॉर्दर्न इंडिया में बिजली की चोरी बड़ी पैमाने पे होती है, हुक लगाकर उसमें डायरेक्ट जो बिजली लेते हैं, क्योंकि कायदे में ऐसी कोई इतनी गंभीरता से लेने वाली बात नहीं है। इसलिए इस कायदे को भी आपको थोड़ा सा अलग रूप देख के, ताकि जनता के दिल में इस बारे में डर हो। दूसरा, मैं एक कहना चाहूँगा कि पावर थेफ्ट के साथों साथ टेक्निकल, कमर्शियल और अनवांटेड लॉसेस जो आपके हो रहे हैं उसको चेक करने के लिए आप लोगों ने उसमें क्या सुधारना की है वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। और ख़ास करके ये जो लॉसेस है इसमें टेक्निकल, कमर्शियल, अनअकाउंटेड लॉसेस। द टेक्निकल लॉसेस आर ड्यू टू एनर्जी dissipation in the conductors and equipments used in the system of transmission and distribution of power. The magnitude of energy dissipation depends largely on the design of lines, pattern of loading and type of loads, etc. It is not possible to eliminate such internal losses in a system altogether. ये सब चीज़ों के लिए भी 15 से 18% का आपका लॉस होता है, और इसकी सुधारना करने के लिए अगर आप कोशिश करते हैं, अकेले महाराष्ट्र के स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 9,000 करोड़ की आवश्यकता है। तो एक राज्य को जब इतने करोड़ की आवश्यकता है तो पूरे देश में इसमें जो पैसा लगने वाला है ये टेक्निकल और कमर्शियल लॉसेस को रोकने के लिए, इसका भी आपको बंदोबस्त करना होगा। और हमें उम्मीद है कि ये सब करते समय आपको इसमें फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो आपका है, पावर कॉर्पोरेशन, इसके माध्यम से आपने किन किन राज्यों को कितना पैसा दिया है, और उसमें आपको इंटरेस्ट के रेट में भी आपको कमी लानी पड़ेगी। पावर कॉर्पोरेशन को, फाइनेंस कॉर्पोरेशन को आपको मजबूत कर जब तक आप नहीं करते, और राज्य सरकारों को फाइनेंशियल हेल्प जब तक आप नहीं देते, तब तक के आने वाले 10 साल में, खास करके 2012 तक जो 1 लाख मेगावाट आपको जो ज़्यादा बिजली लगने वाली है, उस बिजली के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। और अंत में मैं कहना चाहूँगा, खास करके जो नए हमारे पावर प्लांट प्राइवेट सेक्टर में आ रहे हैं, आपने महाराष्ट्र में एक इनरॉन का प्रोजेक्ट लाया, और उस इनरॉन के माध्यम से लाते समय उन्होंने कहा कि हम सब में सस्ती बिजली देंगे। 1 रुपये 67 नया पैसा में हम आपको बिजली देने का एग्रीमेंट किया, और बाद में उसने एग्रीमेंट में ऐसे क्लॉजेस बाद में चेंज किए कि उसके कारण वो बिजली 5 रुपये से बढ़कर 7 रुपये तक जाने लगी, और इसीलिए राज्य सरकार ने और उस राज्य की जनता ने उसका विरोध किया और इनरॉन को अपना प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा। इसी प्रकार से जब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी चीज़ की गारंटी लेती है तो एग्रीमेंट करते समय इसका भी प्रिकॉशन ले कि देश में एनटीपीसी जब 2 रुपये 20 पैसे में बिजली बना सकता है,
तो ये बाहर से आने वाला हमारा ही पैसा यूज करेगा, हमारी जमीन यूज करेगा, हमारे इसमें मैन पावर यूज करेगा, और उसके बाद में इस देश में बिजली अगर 5 रुपए और 7 रुपए में अगर देने का काम करता है, इस चीज को भी आपको आपके डिपार्टमेंट को रोकना होगा। और मुझे उम्मीद है, हम लोग हमारे स्टैंडिंग कमेटी के साथ नेवेली लिग्नाइट में गए थे, और नेवेली लिग्नाइट में जहां नेवेली में लिग्नाइट निकलता है वहीं पावर प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा कि 70 नए पैसे में हम लोग बिजली पर यूनिट हम बिजली बनाते हैं। जब वो 70 नए पैसे में बिजली बनाता है और 1 रुपया 5 पैसे में राज्य सरकार को देता है, कारण वहीं उनका पावर प्लांट है और वहीं उसका रॉ मटेरियल है। चंद्रपुर में भी जो हमारा थर्मल पावर स्टेशन है 8 करोड़ की पर डे बिजली बनाता है, लेकिन वहाँ जो आपके कोल फील्ड से जो कोयला मिलता है, कल ही हमने एक यहाँ पे 377 में सवाल उठाया था, और उसमें वहाँ की वेस्टर्न कोल फील्ड के खिलाफ एमएससीबी और खास करके थर्मल पावर स्टेशन हाई कोर्ट में भी इस सिलसिले में गया है। तो जो भी पावर स्टेशन को कोल सप्लाई होता है वो क्वालिटी कोल हो, इसके लिए 86 में जब पहली बार मैं राज्यसभा में आया तब देखा कोल और पावर मिनिस्ट्री साथ में थी। इसमें मैं प्रधानमंत्री जी को, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगा कि कोल और पावर मिनिस्ट्री अगर एक साथ होती है तो उस पावर में लगने वाला कोल भी अच्छी क्वालिटी का मिल सकता है। और हमारे जो सुरेश प्रभु जी जो मंत्री है, इनके पास अगर 2 डिपार्टमेंट भी आ जाए तो मेरा ख्याल है इनके डिपार्टमेंट का काम बड़े चुस्ती के साथ होगा। और मुझे उम्मीद है इस विषय में भी राज्य सरकार अब केंद्र सरकार सीरियसली सोचेंगी, और खास करके इंडस्ट्री के लिए जो कैप्टिव पावर प्लांट है उसमें मंत्री महोदय राज्य सरकार या स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो परमिशन की एनओसी की जो आपने कंडीशन रखी है उसको निकाल कर ज्यादा से ज्यादा कैप्टिव पावर प्लांट इस देश में आए, इसके लिए आप कोशिश करेंगे। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इन पावर थेफ्ट को रोकने के लिए राज्य सरकार को महाराष्ट्र को जैसे 9,000 करोड़ की आवश्यकता है, अन्य राज्यों को मिलाकर कितने हजार करोड़ की आवश्यकता है, आने वाले 10 साल के लिए आपने उसके लिए क्या प्लानिंग की है, इसकी जानकारी, और पावर थेफ्ट रोकने के लिए और कौन कौन से आपने प्रिकॉशन लिए, इसकी जानकारी आप देंगे। आपने अध्यक्ष महोदय मुझे मौका दिया, इसलिए आभारी हूँ, धन्यवाद। श्री बरकला राधा। सर, to the level where the BSES plants or the Tata plants operate, this country will have no power problem. सर, मैं आपको भी इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस विषय पर आज सदन के सामने चर्चा करने का मौका हमारे मित्र नरेश पुगलिया जी के माध्यम से दिया, और मुझे भी इस विषय में कुछ विचार रखने का। All the members are from non-Hindi speaking people. Okay, I'll speak in Minister English. may speak in English. Okay. Without translation. Sir, I am really thankful to you as well as the honorable member for giving this opportunity, and in the process also allowing me and giving me an opportunity to express my views on this subject. Sir, I also thank Mr. Naresh Pugalia ji, though the subject matter raised is pertaining to power sector theft. He virtually conducted an overall survey of the entire power industry and really offered holistic solution to power sector problems, for which I am really thankful to him. Sir, while I will address some of the issues that you raised, let me first focus on power sector theft, which is a very major issue. Sir, one estimate says that a loss that India suffers as a result of power sector theft is in excess of 20,000 crores. This is again a guesstimate, not even an estimate. In any case, the loss suffered for power sector theft is much in excess of this. How this figure has been ascertained? It is, as I said, is a guesswork, because we do not have a system today, unfortunately, whereby the power generated, sir, once it is generated, it has to be transmitted to long distance, so it has to be transformed to a higher voltage. Then from there it is transmitted, it has to be again brought down by the step down transformer, and then it is transmitted and then distributed. Sir, you yourself fortunately have been a power minister in Bihar, you are more aware of these issues, sir, technically, commercially also. Sir, because of this, the entire process of sequence of events which ultimately results into consumption of power, sir, there is no system which really keeps an account of this. So absence of energy accounting is one of the root causes of the power sector problem. And that is also giving rise to power sector theft. Sir, when we do not have a system of accounting, we really do not know what is the extent of loss, and therefore I said the guesstimate is 20,000 crore, but the loss could be very, very high. Sir, this is a major problem. And if this 20,000 crore loss continues for next 15 years, the amount of money that we'll be losing will be more than 3-4 lakhs of crores of rupees. 3-4 lakhs of crores of rupees
would be the amount of loss. And how much money we need for the 1 lakh megawatt? As you yourself said, 7-8 lakh crores. So when these 3-4 lakh of crores rupees can be saved, the money that will be required to finance the power sector project is available within the system. But we are not able to do it because power sector theft is really, power theft is a major issue which really needs to be tackled. So how do you tackle this issue? Sir, I think we really need to take multi-pronged strategy. We need to have administrative measures. We need to have legal measures. We need to have technical measures. We need to have social measures. We need to have political measures also, as Mr. Janardhan Reddy ji was saying. We need to have also mindset issues, because these are the issues which will involve people's mindset change, as well as attitudinal change on the parts of the employees. So all these 7-8 issues are really required to be done. And I am very happy to say that Government of India now has a program to deal with each of the issues. But I must really tell you, sir, that this issue is really speaking a state issue. All the electricity business is with the hands of the state, particularly distribution. And the theft is a problem which is associated with distribution, and therefore it is an issue which needs to be tackled by all the respective state governments. But in view of the fact that the state electricity boards who control the distribution in the states are in such a financial bankruptcy, that the central government has come out with a program which I will explain to you. First, sir, we have launched a program called Accelerated Power and Reform Development Program, which actually targets power sector theft, power theft issue. How? Sir, we are dealing with it as a 6-level intervention strategy. First, all the consumers in the country, we will be having meters. So where the power is consumed, the meters will be there. So automatically, the issue that I said first, that absence of record is the cause of the problem. Once we have a proper meters, we'll know that where the power is consumed. Secondly, so second level of intervention is a distribution feeder. The distribution feeder is a last phase of power generation, transmission and distribution, but a first point at which there is an interface between the utility and the consumer. So all distribution feeders will try to put a software whereby whatever power is supplied from the distribution feeder to the consumer is properly accounted for. Then all the circles in India, there are about 400 and odd power circles in India. Each of the circle will be converted into a business unit and a profit center, so that we'll really know that each of the circle where the power is really theft, the theft is indulging, who is stealing the power, and what is the extent of loss that we are suffering per circle. Rather than talking about power sector theft as a problem at a national level of 20-25,000 crore, we want to localize it rather than globalizing it, and not to solve it. We want to localize it and actually attempt to solve it, and this is the action we have taken. So third layer is a distribution circle. The fourth layer is the state electricity board, where we are also trying to bring in changes, and including the past dues which you mentioned. The Monte Singh Alola committee report is already under implementation. Cabinet has approved it. So that is the fourth layer. The fifth layer is the state government, and the sixth layer is the central government, from where we are all talking about this. Sir, the problem lies in every village where you correctly said there is a power theft, including farmers and others, those who are stealing it. So I don't want to generalize and say all farmers are stealing electricity. That will be a wrong statement. I will not be also correct statement to say that farmers are not stealing electricity, but the point was, I never generalize it and say that all farmers are stealing electricity. In fact, as my honorable member, Mr. Sen Gupta, the former Secretary Government of India, also mentioned, that the theft is really speaking, what is theft, sir? The commercial and transmission and distribution losses contain a huge portion which is theft. And why it is called as a theft? Because we do not have energy accounting. So what we show as agricultural consumption, is a lot of money is actually, what is not properly accounted for is transferred to agriculture consumption. So poor farmers take the blame for theft, whereas the farmers do not get electricity. So therefore farmers cannot be blamed for that. That was my point. But the point is, unless we localize the action really will not result into results. So the Government of India has decided to take this as an administrative action. So first measure, as I said, is administrative, in form of Accelerated Power and Reform Development Program. How much money will be needed? The estimate is, what we'll need is more than 40,000 crores for the whole country. Sir, fortunately, for the first time in India's history, we appointed a committee under the chairmanship of Mr. Rao, who is the present acting chairman of the CA and a member grid operation. We set up a committee which Mr. Janardhan Reddy wanted us to set up. That committee has produced 6 manuals of a very high quality. Each of these manuals are under implementation, and we are actually implementing it. So these administrative measures are under implementation, and this 40,000 crore amount has been accepted even by the Planning Commission. And
as you have noticed in this present budget, my colleague the Finance Minister, Mr. Yashwant Sinha, increased the allocation for distribution reform to 3,500 crores. Sir, 1.5 years, 2 years back, there was no amount available. It became 1,500 crores, and now 3,500 crores has been provided in the budget. I am sure the next course of few years, this entire amount that is required for distribution reform will be available, and will take care of that. So second measure is required is legal. Thefts can be controlled if there is a deterrent available. There has to be a punishment. People must be really scared that if I indulge into power theft, I will be arrested and I will be subjected to severe punishment. To introduce that, the Electricity Bill 2001, which is currently debated by the Standing Committee, contains very stringent measures. And therefore, I request you to use your good offices and request the Chairman Standing Committee of Energy to get this bill passed, quickly bring it before the Parliament, so legal measures are also being taken. Thirdly, sir, technical method. Sir, you will recall that a problem that we are facing today in power sector of theft was also a problem which was associated with telecom sector. So telecommunication lines also were tampered, people were engaging into thefts, but that has gone because of technology. So technology does not allow the telephone lines to be tampered anymore because it is just not possible. Same thing we need to introduce, and therefore technological solutions are really necessary. Sir, I personally went and talked to NASSCOM, which is the apex organization of the entire IT software company, and they agreed to find a solution. A committee has been set up under the chairmanship of Managing Director of Infosys, which is one of the finest technological company of the country, and the report is expected any day now, and we are already in the process of implementation of that. So third is, as I said, technological, administrative we have taken, legal we have taken, technological. So fourth is social. So we really need to run a campaign that indulging into power theft is anti-social. So we say that taking dowry is bad. We say that if you are beating your wife, you cannot say in public that I beat my wife. You cannot even say in Parliament, though I am protected. But because we are scared of the social stigma that is associated with such doing. So if we can create a social atmosphere wherein socially a person who is indulging into power theft will be condemned, I am sure it can stop. Sir, it has become a practice in Mumbai where a neighbor says, you have not paid your electricity bill, so it becomes a matter of shame. Whereas in Delhi, if a neighbor will say, are you paying electricity bill? It also becomes a reality. So this is a social stigma that should be associated with this, and therefore this also is a sort of agitation we really need to call. So fifthly, political. As we should not, when we talk about power sector, not only theft but power sector generally, all of us must unite. And therefore, sir, I welcome the initiative of Congress party. I welcome the initiative of left parties. And I welcome initiative of almost all the political parties which are represented here, including the Rashtriya Janata Dal in Bihar. So all the parties have agreed to indulge into power sector changes, reform, and they are already saying that we will introduce it. I welcome the resolution which was passed in Guwahati Chief Ministers meet, in which all the Congress Chief Ministers have decided to pursue this path, and I really welcome it. The left government, which is ruling in West Bengal, is also supporting this. So therefore, political action also is necessary, which is now evident, which really need to hasten process of doing it. So next is awareness. So unless we create this change, as I said, the social stigma, the people must realize that indulging into power sector theft, they are actually preempting a brighter future for them, because eventually the entire country will be drowned in darkness. If you want to prevent that, awareness needs to be created. So I'm happy to share with the Honorable House that 2,065 road shows were organized by my ministry, in which we went from district to district, 3 per district, and we really created awareness. Sir, this is an unprecedented action taken by any government organization, or for that matter anybody in India, which the government of India, my ministry, had done in the course of last 3 months. I would like to increase it also, but a state government must increase, and to bring about attitudinal change on the minds of the employees, because as you have very correctly said, it is not possible. It is not possible without a connivance. You have just stolen words out of my mouth. In fact, I was going to say that. It is not possible without that, and therefore attitudinal change is necessary. For the first time, we have prepared a training policy for the entire power sector. So I am very happy that training that we used to given by the National Power Training Institute, we used to train about hundreds of people, that's all. Sir, this year, because I told them that training is a very important issue, we must train all the employees in the power sector over a period of time. So this year, I am very happy to say that National Power Training Institute has trained more than 14,000 people in that short period of time. Sir, my target is, in the course of next 10 years, through the franchises, we will train each and every employee of the power sector. We will also train opinion makers,
because the same Power Training Institute has also trained the opinion maker. So such a training is an important issue. So these really need to take the all-pronged strategy which you are working on. I would like to share with you, sir, I already circulated to you this 6-level intervention strategy, but particularly the distribution reform which is targeting power theft. I would like to share it with the Honorable House. Sir, if you direct me, I will circulate it to all the honorable members so that they will also know the action that the Government of India is taking. And as Mr. Janardhan Reddy, one of the most respected member of the House, former Power Minister, former Chief Minister of the state of Andhra Pradesh,